अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप एवरीवन इज़ फाइन। क्लास पहले हमने MS वर्ड के बारे में पढ़ा है। वर्ड को हमने किस तरह से यूज़ करना है, अगर हमने कोई भी टेक्स्ट फाइल बनानी है या उसकी टेक्स्ट को अलाइन कैसे करना है, उसमें डिफरेंट चीज़ें हमने सीखी हैं। तो अब हमने एक्सेल की विंडो को अंडरस्टैंड करना है कि हमने एक्सेल की विंडो को किस तरह यूज़ करना है और एक्सेल की विंडो एक्चुअली होती क्या है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि आपने अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है, यहाँ आपने सर्च में जाना है, ठीक है। सर्च में जाके आपने लिखना है एक्सेल शीट, तो आपको आपके पास इस तरह से एक्सेल शीट ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि एक्सेल शीट जो है वो होती क्या है। ये आपको एक न्यू विंडो ओपन करके मैं दिखा रही हूँ, ब्लैंक। इस तरह से एक्सेल शीट होती है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो है बटन, यहाँ पे ये टूल बार्स हैं, ठीक है। यहाँ ये ऊपर टूल बार्स हैं जिस तरह हमने वर्ड की विंडो में देखे थे। ये हमारे पास टाइटल बार है, ठीक है। ये हमारे पास टैब्स हैं। इसी तरह से ये हमारे पास क्लोज का बटन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यू चीज़ ऐड हुई ये है फार्मूला बार, इसको बोलते हैं कि हमने कोई भी जब कैलकुलेशंस वगैरह करनी है तो हम यहाँ पे जस्ट एक दफ़ा फार्मूला देंगे और उन कॉलम्स को सिलेक्ट कर देंगे जिस पे हम ये फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर जनरेट करके दे देगा। आपको 1 बाय 1 हर एक में फार्मूला लगा के कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्सेल शीट का ही बेनिफिट है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला बार होती है। उसके अलावा यहाँ पे ये देखें, ये नेम बॉक्स होता है। नेम यहाँ पे जहाँ पे A1 दिया हुआ है। अब सपोज मेरा कर्सर यहाँ पे है तो यहाँ पे A1 लिखा हुआ आ रहा है। अगर मेरा कर्सर इधर पहुँच जाए तो ये देखें A2, ये इसका जो है वो नेम, यानी इसका एड्रेस या नेम जो है इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। उसके बाद जो है जहाँ पे मेरा कर्सर होगा उसको हम एक्टिव सेल बोलेंगे। अगर मेरा कर्सर इधर आ गया है तो ये वाला फिलहाल एक्टिव सेल है। या देखें इसका नेम ऑटोमेटिकली B2 आपके पास आ गया है। और इसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो इस तरह से काउंटिंग में 1 से लेके 20 अप टू सोन ये सारी रोज़ हैं, और इधर से A to Z तक ये कॉलम्स हैं हमारे पास, ठीक है। रोज़ एंड कॉलम्स को पता चल गया कि 1 to जो काउंटिंग में है वो हमारे पास रोज़ हैं और A to Z हमारे पास जो है वो कॉलम्स हैं। और ये साइड पे हमारे पास स्क्रॉल बार है ऊपर नीचे मूव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो है ना शीट 1 लिखा हुआ है, शीट 2, शीट 3, ये हमारे पास वर्कशीट टैब्स हैं कि हमने कितनी वर्कशीट्स जो हैं वो यूज़ कर ली हैं। और इसके साथ ही हमारे पास स्टेटस बार है। यहाँ पे आके देखें एक्सेल में, ये देखिए अब फिलहाल मेरे पास एक ही शीट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे शीट 1 आ रहा है। अगर मैं और शीट लेना चाहता हूँ मैं प्लस पे क्लिक करूँगी तो शीट 2 आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। इसी तरह अगर प्लस पे दोबारा क्लिक करूँगी शीट 3 आ जाएगी। मैं अपनी मर्ज़ी से जितने भी शीट्स लेना चाहूँगी मैं ले सकती हूँ, ठीक है। और ये जूम स्लाइडर है, आपको पता है जिस तरह वर्ड में होता है, यहाँ पे उसी तरह इधर है जूम, हम जूम भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक्सेल की विंडो है कि हमने इसको किस तरह यूज़ करना है। टेक्स्ट हमने कहाँ लिखना है, इन सेल्स के अंदर लिखना है टेक्स्ट, ठीक है। और अगर कोई फार्मूला आपने लगाना है तो वो आपने इधर फार्मूला बार में राइट करना है। नेक्स्ट शीट, अगर एक शीट आपकी फिल होगी, आप नेक्स्ट शीट लेना चाह रहे हैं, उसी नेम से आपकी वर्कशीट जो है वो सेव होगी, लेकिन उसके अंदर जो है ना एक और शीट होगी, तो आप प्लस पे जाएंगे शीट 2 आ जाएगी, प्लस पे जाएंगे शीट 3 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास है नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है। वर्कशीट मैंने आपको अभी बताया, वर्कशीट इज अ सिंगल स्प्रेडशीट। वर्कशीट जो है सिंगल स्प्रेडशीट होती है दैट कंटेन सेल्स ऑर्गेनाइज्ड बाय रोज एंड कॉलम। इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो रोज एंड कॉलम्स के जरिए ऑर्गेनाइज हुए होते हैं। द साइज ऑफ अ वर्कशीट इज, ये आपको रोज़ का साइज़ दिया हुआ है, इसमें कितनी रोज़ होती हैं और कॉलम्स कितने होते हैं ये आपको दिया हुआ है। ये आप लोगों को याद करना है कि एक वर्कशीट में कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स होते हैं। आपको पेपर में भी आ सकता है और कोई भी आपसे पूछ भी सकता है, तो आपको पता हो कि एक वर्कशीट में कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब है वर्कबुक की बारी। वर्कबुक क्या है? अ वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ मैनी वर्कशीट्स। बाय डिफॉल्ट एन एक्सेल वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ 3 वर्कशीट्स। वो कह रहे हैं कि वर्कबुक के मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स आ जाती हैं। वर्कशीट
का तो अभी आपको पता चल गया ना, जिसमें हमने जो है वो रोज एंड कॉलम्स पे कंटेन होता है ये वर्कशीट। लेकिन वर्कबुक क्या होती है कि आप के पास बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं, तो उन सबको मिला के जो एक वर्कबुक बनती है। सो हम और भी इसमें वर्कशीट ऐड कर सकते हैं हमारे यूज़ के मुताबिक, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे मैं ऊपर बात करूँ इस एग्जांपल की, तो यहाँ पे 3 वर्कशीट्स दी हुई हैं, तो ये एक कंप्लीट वर्कबुक है। और वर्कशीट अलग से अगर हम शीट 1 पे टच करेंगे तो वर्कशीट ये खुलेगी, शीट 2 पे टच करेंगे तो ये भी एक वर्कशीट है सेपरेटली, और शीट 3 पे टच करेंगे तो ये भी एक वर्कशीट है। ये सेपरेट वर्कशीट्स हैं, लेकिन जब हम इन तीनों को कंबाइन देखते हैं तो ये वर्कबुक बन गई, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इस वर्कशीट्स के बारे में बताया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट्स कैन बी एडेड टू द वर्कबुक। एक वर्कबुक में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अनलिमिटेड वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड। कंप्यूटर की जितनी मेमोरी है उस पर ये डिपेंड करता है, या प्रोसेसिंग स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे इसमें जो है वर्कशीट्स की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब है रोज, कॉलम्स एंड सेल एड्रेस। अब एक्सेल वर्कशीट के अंदर जो है बहुत सारे कॉलम्स हैं, जिसमें मैंने आपको भी बताया है, और मोर देन 1 मिलियन रोज हैं। तो रोज एंड कॉलम्स जो हैं उनको हम रोज को हम नंबरिंग के थ्रू जो है वो लेबल करते हैं, और कॉलम्स को हम A to Z। ये मैंने आपको भी बताया यहाँ पे वर्कबुक पे कि यहाँ पे ये रोज हैं 1 2 3 जो नंबरिंग की फॉर्म में है, और कॉलम्स जो हैं वो A to Z की फॉर्म में। जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, तो ये कॉलम वाली सीरीज बन जाती है और ये रोज वाली सीरीज बन जाती है। अब हमने क्या करना है कि इसमें अगर हम डाटा भी पहले हम रोज एंड सेल इनके एड्रेसेस वगैरह देख लें। रोज एंड कॉलम्स को तो पता चल गया हमें। अब अगर हम सेल एड्रेस की बात करें कि सेल का एड्रेस किस तरह से हमें पता चलेगा। अब सपोज अगर मैं इस पर टच करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास सेल है इस पर टच करती हूँ, तो यहाँ पे ऊपर देखें इसका जो एड्रेस है वो दिया हुआ है A1। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जाके किसी और भी सेल के पास के ऊपर क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे देखें H और 1 2 3, तो H3 इसका जो है ये एड्रेस आपको नजर आ रहा है। इस तरह ये सारे डिफरेंट एड्रेसेस हैं, ठीक है। और एक्टिव सेल कौन सा है कि जो वर्कशीट में जो सेल सिलेक्ट किया हुआ है वो एक्टिव सेल कहलाता है। अब हमने क्या करना है, हमें समझ आ गई है कि वर्कशीट होती क्या है, हमने टेक्स्ट कहाँ लिखना है। तो अब रोज एंड कॉलम्स का पता चल गया हमें, और सेल्स के एड्रेसेस का भी पता चल गया। अब हमने इसमें डाटा को एंटर करना है वर्कशीट में। तो एक्सेल वर्कशीट में हम किस तरह से डाटा एंटर करेंगे। सपोज यहाँ पे हम इस पर टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हैं, डेट टाइम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। फार्मूला भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज हमें कहा जा रहा है कि आप एंटर करें द डाटा संडे इंटू सेल A1 एंड मंडे इंटू सेल B1। चलिए हम इसमें एंटर करके देखते हैं। यानी A1 सेल में यहाँ पे है A1 सेल, ठीक है। ये आपको ऊपर पता चल जाएगा कि मैं A1 में खड़ी हूँ, नेम बॉक्स से पता चल जाएगा आपको। अब मैंने A1 में संडे जो है ना वो ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, संडे टाइप कर दूंगी इसमें। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि B1 के अंदर मंडे टाइप करना है। ये हमारे पास B1 आ गया, ठीक है। इसके अंदर मंडे टाइप कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास डाटा एंटर हो चुका है, ओके। अब होता है समटाइम्स के लॉन्ग जो है वो टेक्स्ट आ जाता है कि एक सेल के अंदर कंप्लीट नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको एक्सेल का जो पर्टिकुलर सेल है जिसके अंदर हम टाइप कर रहे हैं उसको हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। उसको वाइड भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो अब एग्जांपल देखें। सपोज यहाँ पे A2 में मैं हमारी यूनिवर्सिटी का नेम जब एंटर कर देती हूँ, KSWAJ ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखें ये मैंने किस में ऐड किया है, ये A2 में ऐड किया है। स्टिल ये यहाँ एच तक पहुँच गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखें इधर इसका जो एड्रेस है वो चेंज नहीं हुआ। ये सारे की सारा डाटा कहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये A2 में ही लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि स्पेस कम है इसलिए हमें आगे तक शो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर से इसको
जो है वो एक्सपेंड कर लेंगे। यहाँ पे आपको ये एक 4 साइडेड एरो बना हुआ नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे एरो लेके आना है, उसके बाद इसको क्लिक करना है, सॉरी यहाँ से ये देखें ये प्लस का एरो बना हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है ना वो अगर आप लेके आएंगे इसको तो ये है हमारे पास इस तरह से एरो बना हुआ हमें नज़र आएगा। डबल साइडेड में एरो का निशान होगा और इसके ऊपर एक और लाइन होगी, ठीक है। इसको आपने पकड़ के एक्सटेंड करना है वहाँ तक, यानी इसको आपने लेफ़्ट क्लिक करना है और इसको आगे तक लेके जाना है जहाँ तक आपका टेक्स्ट है। अब देखें ये जो ए है ये कहाँ तक पहुँच गया है, ये हमारे टेक्स्ट के मुताबिक एक्सपैंड हो चुका है। तो ये सारे का सारा जो डाटा इसमें एंटर हुआ है तो ये A2 के अंदर ही फिलहाल नज़र है, क्योंकि ये सेकंड रो है इधर से और यहाँ से A जो हमारा कॉलम है, ठीक है। अब देखें बाकी जो यहाँ पे जो सेल्स हैं ये आगे को मूव कर गए हैं। इसी तरह अगर हमने C को एक्सपेंड करना है तो C के पास ऊपर ले जाके यहाँ से इसको पकड़ेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसको ड्रैग करते हुए आगे चले जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको ये तो हो गया हमने लॉन्ग डाटा कैसे एंटर करना है। अब हमने एंटर करनी है न्यूमेरिक वैल्यूज़। न्यूमेरिक वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, पॉइंट्स वाली होती हैं या, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कोई बहुत बड़ी वैल्यू है लाइक दिस, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, ये ऑलरेडी एक्सपेंड हुआ हुआ है, हम इसको ई में जाके पेस्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पे चूँकि ये इस कॉलम को मैंने एक्सपेंड नहीं किया हुआ, इसमें स्पेस कम है, तो इसलिए नंबर शो होने की बजाय आपको हैश 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 ये शो हो रहा है। तो आप जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको ये नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपने इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 5 स्पेस 3/8, ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा आपके पास वैल्यू, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपने न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो हैं वो जल्दी जल्दी इसमें एंटर करनी है तो इसका एक ट्रिक है, टू एंटर नंबर्स विद डेसिमल क्विकली इन एक्सेल। मीन्स के हमने न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमारे पास हम बार बार पॉइंट लगाते हैं, फिर वो वैल्यू जो है वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिखते हैं। तो बजाय कि हम एक ऐसा सेटिंग इसके अंदर करें कि हमें जस्ट वैल्यू एंटर करनी पड़े विदाउट डेसिमल, और डेसिमल वो खुद ही डालता जाए। हमने जस्ट उसको सॉर्टिंग बतानी है कि आपने 3 इन नंबर्स के बाद डेसिमल डालना है या 4 नंबर्स के बाद डेसिमल डालना है या 2 के बाद डेसिमल डालना है, तो ऑटोमेटिकली डेसिमल डालता जाएगा। हम जस्ट सिंपल वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करते जाएंगे, खुद ही उसका जो है ना वो डेसिमल इसमें ऐड करता जाएगा। तो इसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे, इस तरह से ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा है एडवांस्ड, ठीक है, जनरल के नीचे लिखा है एडवांस पे जाके यहाँ पे इसको चेक, पहले ही अनचेक होगा, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ इसलिए आपको इसमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपने इसको चेक कर देना, ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पे 3, 2, 4 जितना भी आप करना चाहते हैं। सपोज मैं 4 कर रही हूँ, इसको जस्ट इस बॉक्स को आपने चेक कर देना और यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से सेटिंग कर देनी है कि कितने यानी कि वैल्यू के बाद आपके पास पॉइंट आए, ओके कर देंगे। अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर करूँगी, सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखें ये 4 के बाद लास्ट 4 वैल्यूज़ के बाद इसने पॉइंट डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं ये देखें ये सारे का सारा इसमें जो है ना वो ऑटोमेटिकली वो आपको वैल्यूज देता जाएगा, ठीक है। उसमें डेसिमल डालता जाएगा और आपको वैल्यू देता जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें डेट एंड टाइम वैल्यूज़ किस तरह से ऐड करनी है, और बाकी टास्क हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।